हेलो बच्चों, कैसे हो। 11th क्लास में आरोह का काव्य भाग में तीसरा पाठ चला हुआ है पथिक। राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक, उसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा, पथिक अर्थात कवि समुद्र किनारे खड़ा होकर सूर्योदय के दृश्य का आनंद ले रहा है। ऊपर नीला आसमान है और नीचे नीले रंग का समुद्र है। समुद्र में निरंतर जल की लहरें आ रही हैं और पथिक का मन चाहता है कि वह इन लहरों पर बैठ करके पूरे समुद्र की यात्रा करे और उसके अद्भुत सौंदर्य का दर्शन करे। इतना ही नहीं, कवि आसमान में उड़ने वाले बादलों पर सवार होकर समुद्र के प्रत्येक छोर तक जाना चाहता है, आसमान के प्रत्येक छोर को देखना चाहता है और समुद्र और बीच के इस सुंदर और मनोरम वातावरण का आनंद उठाना चाहता है। प्रश्न संख्या 2, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग इस कविता में हुआ है, ये हमने बताना है। बिंब के बारे में आपको पता है, किसी पाठ को, रचना को पढ़ या सुन करके, पढ़ने और सुनने से हमारे मानस पटल पर जो चित्र अंकित होते हैं उन्हीं को हम बिंब कहते हैं। जो कल्पनाएं या आभास होता है उसी को हम बिंब कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि सूर्योदय वर्णन के लिए इस कविता में दृश्य और श्रव्य बिंबों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। इसके लिए आप उदाहरण दे सकते हो, मैं पैरा दिखाता हूँ आपको। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, जो दृश्य बिंब है उसके लिए, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रंग बिरंगा और निराला नया वेश बना करके रवि के सामने बादलों की पंक्ति थिरक रही है। इसमें दृश्य बिंब आया है, बहुत सुंदर है। और इसके अतिरिक्त जो है घ्राण बिंब भी है। मलयानिल बहता है, रत्नाकर गर्जन करता है, इसमें श्रव्य बिंब है। मलयानिल बहता है, यहाँ मलय पर्वत से आने वाले अनिल यानी वायु, सुगंधित वायु के लिए कहा गया है। तो कहीं कहीं घ्राण बिंब भी है, लेकिन ज़्यादातर दृश्य और श्रव्य बिंब हैं। तो रत्नाकर की गर्जन करने का श्रवण से, कानों से रिलेटिव हो गया, इसलिए इसको हम घ्राण बिंब कहेंगे, श्रव्य बिंब कहेंगे। ठीक है। और भी दृश्य बिंब के उदाहरण आप देख सकते हो। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, सूर्य का अधूरा बिंब, ये दृश्य या चाक्षुक बिंब है। लहरों के बाद लहरों का आना, ये भी दृश्य बिंब का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त तीसरे पैरे में जो है अर्ध निशा का दृश्य, ये भी दृश्य बिंब का ही है। और आगे इसमें दे रखा है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, अपने शरीर को वृक्ष सजा रहा है, ये भी दृश्य बिंब है। तो दृश्य बिंब का बहुत अधिकता से प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं श्रव्य बिंब, घ्राण बिंब और गतिशील बिंब का भी प्रयोग राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी इस कविता में किया है। जो प्रश्न संख्या 3 है वो मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इसके अंदर जो है सूर्य के उदय होने पर ये मानवीकरण किया गया है। ये मैंने अच्छी तरह व्याख्या में बताया था, दोबारा देख सकते हो उसमें। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनु विशु की बानी। ये भी मैंने समझा था कि क्योंकि प्रकृति का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, प्रकृति सबको देती है, आनंद देती है, बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखती, इसलिए प्रकृति का प्रेम ही सच्चा प्रेम है। और कभी भी कविता बन करके, अक्षर बन करके उसी प्रकृति की रचना के रूप में प्रकट होना चाहता, अपने आप को प्रकृति की यशोगाथा में ही लगा देना चाहता है। तो ये आप करेंगे। आपको सिर्फ इसमें आपको अभिप्राय समझाना होता है। चौथा प्रश्न भी लगभग व्याख्या के दौरान अपना आ गया है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, यानी प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए वो उदाहरण लिखने हैं। तो मैं आपको पैरे में दिखाता हूँ।
कविता में जो कुछ आपने पढ़ा था उसमें जहाँ जहाँ मानवीकरण है प्रकृति का, उसको आप इसके उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। इसका मतलब क्या है? बादलों की पंक्ति जो है नया वेश बना करके जो है वो रवि के सामने, सूर्य के सामने थिरक रही है। तो यहाँ पर जो है प्रकृति को मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में दिखाया गया है नाचते हुए, ठीक है। और रत्नाकर का गर्जन करना, इसके अंदर भी मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी जी की सवारी को अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए रत्नाकर ने यानी समुद्र ने सड़क बना दी है। तो यहाँ पर समुद्र को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। अंधकार द्वारा रात्रि को ढक लेना, जगत को ढक लेने के लिए यहाँ पर जो है अंधकार को, तम को मनुष्य के रूप में दिखाया गया। और साथ साथ इनका आपने भावार्थ भी लिखते जाना है, पंक्ति छांट करके भावार्थ लिख सकते हो। कि इसका अभिप्राय ये है कि जब रात्रि होती है तो सब तरफ गहरा अंधकार छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक वस्तु को अंधकार ने किसी चादर से ढक लिया हो, ठीक है। और आसमान में तारे ऐसे लगते हैं जैसे अंतरिक्ष एक छत है और उसके ऊपर किसी ने चमकीले तारों को छिटका दिया हो, मोतियों आदि को छिटका दिया हो, बिखरा दिया हो। तो इस तरह से आपने मानवीकरण वाले जो उदाहरण है कविता में वो छांटते हुए वो याद रखनी पड़ेगी पंक्ति, और इसके अतिरिक्त उसका फिर भावार्थ या अभिप्राय या भाव आपको बताना पड़ेगा। तो आपका अभ्यास पूरा हो गया है, इसको लिखें और याद करें।